Hi students, welcome everyone. I am Tamsa Tyagi, your biology mentor on Rank Plus. आज हम स्टार्ट करेंगे अपने जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस सेकंड टॉपिक के साथ, जो है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक्स में जो जो चीजें पढ़ी थी, क्या आप लोगों ने वो पढ़ा है, खुद से रिवाइज किया है? अगर हाँ तो आप लोग रेडी हैं हमारी इस क्लास के लिए, और अगर नहीं तो मैं दोबारा कह रही हूँ बच्चों, हर क्लास में अगर आप लोग रिवाइज करके नहीं आओगे तो आपका जो फ्लो है ना वो ब्रेक हो जाएगा. सो प्लीज मेरी क्लास में आने से पहले डू कम विद ऑल द प्रॉपर रिविजन्स, और अपनी तरफ से पूरी सेल्फ स्टडी के साथ ही अगर आप लोग आओगे तो ही आपके लिए ये क्लासेस बेनिफिशियल होने वाली हैं. ऑलराइट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. जैसा कि मैंने आप सभी के साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो ग्रेगोर मेंडल है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे विद पी प्लांट्स, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट स्पीशीज के साथ फिर सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे. सो इनिशियली उन्होंने एक ट्रेट को, एक कैरेक्टर को लेके वहां पे क्रॉसिंग की थी. उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे नंबर ऑफ ट्रेट्स को बढ़ाया था. राइट, सो यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ ट्रेट्स पढ़ने वाले हैं दैट विल बी 2 इन नंबर. सो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, किस तरह से दो जीन्स को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और क्या वहां पर भी कोई कंक्लूजन निकला, वहां पर भी उन्होंने किसी तरह का लॉ स्टेट किया. सो वी आर गोना लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन टुडेज क्लास. सो क्या आप लोग तैयार हैं? Yes or no? So before starting the class, I would like to introduce myself. I am Tamsa Tyagi. I have done my masters in biochemistry, और मेरा 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस रहा है ऑफलाइन एज वेल एज इन ऑनलाइन. And I have taught students from your CUET category, NEET category as well as CBSE board category. So मेरा ये जितना भी एक्सपीरियंस है हजारों बच्चों को पढ़ाने का, वो आप लोगों को डेफिनेटली काम आएगा. So स्टार्ट करते हैं बच्चों. So we are gonna understand कि किस तरह से दो जीन्स का इनहेरिटेंस होता है, और कैसे यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ट्रेट्स देखने को मिलते हैं. ऑलराइट, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को. आप लोग अपने नोटबुक्स को रेडी रखना और अपनी एनसीईआरटी को साथ में लेके जरूर बैठना. ओके, लेट्स बिगिन. Mendel also worked with and cross pea plants that differed in two characters, as seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape and one that had seeds of green color and wrinkled shape. So बच्चे, अगर हम दो जीन्स के इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, so मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे कैरेक्टर क्या ले लिया? सीड का कलर. क्या लिया हमने? सीड का कलर और सीड का शेप. ये दो कैरेक्टर्स ले लिए हमने, सीड का कलर और शेप. सो कलर यहाँ पे क्या रहा? द कलर कैन बी योर ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो. और शेप क्या रहा? शेप इज योर राउंड एंड रिंकल्ड. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इस तरह के दो जीन्स लिए गए जिनके पास दो कैरेक्टर्स थे. सो दीज आर बेसिकली योर टू जीन्स हैविंग टू कैरेक्टर्स. राइट, क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो इन्हीं कैरेक्टर्स को लेके एक्सपेरिमेंट को किया गया. लेट्स सी किस तरह का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला. देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में. एंड यू स्टूडेंट्स हैव टू स्टार्ट मेकिंग दिस डायग्राम. जैसा मैं आपको यहाँ पे चार्ट को बनाती जा रही हूँ पुनेट स्क्वायर यूज करते हुए, वैसे ही आपको साथ साथ अगर आप करोगे तो आपको ही बेनिफिशियल रहेगा. बात समझ में आई? सो हियर सिंस वी आर हैविंग, आप लोग जानते हो कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है हमेशा. किसी भी डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील्स में एक डोमिनेंट रहता है और एक रिसेसिव कैरेक्टर रहता है. ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में यही चीज हमने देखी थी. एक हमेशा डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा. तो अगर सीड कलर की मैं बात करती हूँ तो सीड कलर के केस में क्या होता है? सीड कलर के केस में बच्चे, जो आपका येलो कलर होता है ना,
ठीक है, येलो इज बेसिकली डोमिनेंट एंड जो आपका ग्रीन कलर रहता है वो क्या रहता है, रिसेसिव। ठीक है, एंड इसी तरह अगर मैं आपके सीड का शेप की बात करूं, सीड की शेप, तो यहाँ पे बच्चे जो आपकी राउंड शेप होती है दैट इज डोमिनेंट, एंड जो रिंकल्ड शेप होती है वो क्या रहती है, वो होती है रिसेसिव। ठीक है, बात समझ में आई। सो इसीलिए एक पेरेंट के पास दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स रहेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी डोमिनेंट येलो, कैपिटल वाई, इसको डिनोट करें हम कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर से, दैट इज येलो कलर सीड विद राउंड शेप। एंड यहाँ पे जो डोमिनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर, दैट इज ग्रीन कलर्ड सीड विद रिंकल्ड शेप। क्लियर, बात समझ में आई। नाउ स्टूडेंट्स, दिस यहां से गैमीट क्या आ रहे हैं, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। गैमीट क्या आया, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, और यहां से गैमीट क्या आ रहा है, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। ठीक है, गैमीट्स आपके यहाँ पे दोनों तरह से गैमीट्स आपको देखने को मिल गए। अब क्या होगा, अब ये जो आपका यहाँ पे F1 जनरेशन के जो पेरेंट, F1 जनरेशन जो आएगी इन गैमीट से, वो सारी की सारी कैसे रहेगी, येलो एंड राउंड। क्या रहेगी, येलो एंड राउंड। बात समझ में आई। इसको मैं अगर आप चाहते हो तो आई कैन डू द क्रॉसिंग एंड टेल यू हाउ दिस इज हैपनिंग। सो इसको भी यहाँ पे हम परफॉर्म करके दिखा देते हैं बच्चे। ठीक है, ऑल राइट। सो एक गैमीट आपका है येलो वाई आर, ठीक है, वाई आर, एंड दूसरा आपका गैमीट क्या है, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, यही रहेगा। तो ऐसे इस तरह से हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अपने पेरेंट्स को लिख लिया, गैमीट्स को लिख लिया। नाउ अगर हम इनकी क्रॉसिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ये देखो, इसको क्रॉस करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। सिमिलरली यहाँ पे इसको और इसको क्रॉस करते हैं तो भी यही सेम रिजल्ट आएगा, इसको और इसको करते हैं तो भी सेम रिजल्ट आता है। सो ऑल ऑफ दी जनरेशन हियर, ये सारी की सारी कैसी रहेंगी, 100% व्हाट, येलो एंड राउंड। ठीक है, कुछ ऐसा ही रिजल्ट हमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में भी देखने को मिला था, कुछ सिमिलर रिजल्ट हमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में भी देखने को मिला था। यस और नो। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, अब हम इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, वी आर गोना डू द सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ ऑल द येलो राउंड प्लांट्स। बात समझ में आई। ओके, सो यहाँ पे हमने इस तरह से जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे सारे गैमीट्स मेंशन कर लिए। तो हमारा प्लांट कुछ ये था, ठीक है, यहाँ पे सारे प्लांट्स ये थे, तो इनके गैमीट्स कैसे आएंगे बच्चे, हमें यहाँ पे 4 तरह के गैमीट्स मिलेंगे, एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर, ठीक है, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर, एक स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो ये 4 तरह के गैमीट्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे फॉर बोथ ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स तो ये दोनों सेम ही रहेंगे, है ना। हम सेम प्लांट्स की यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, जितने भी F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं। तो हमने ये 4 गैमीट्स यहाँ मेंशन कर लिए वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ये आपका ना पुनेट स्क्वायर को बस ऐसे टेढ़ा करके दिखाया है वही सेम ही चीज। आप चाहे इसको ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, एक ही बात है। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इस्तेमाल यहाँ किया हुआ है, सेम ही चीज है, ठीक है। इसको बस टेढ़ा कर दिया गया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ये कैसा डायग्राम लिया है, डायमंड शेप, हमने तो स्क्वायर पढ़ा था। ओके, ऑल राइट। सो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 4 and 4 गैमीट्स हैं, ठीक है, अगर इनका मल्टीपल करते हैं तो हमें इस तरह के यहाँ पे
16 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स है ये, यहाँ पे कुछ हाई फाई नहीं है। इसको हमने क्रॉस किया तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आया। सिमिलरली इस बॉक्स के अंदर हमने इसको और इसको क्रॉस किया, इसको और इसको, इसको और इसको। ठीक है, ये आप सभी को आता है समझ में। इसको और इसको किया, इस वाले बॉक्स में हमने इसको और इसको, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। सो दिस इज हाउ वी आर गोना राइट ऑल द प्रोजेनी अकॉर्डिंग टू द क्रॉसिंग। एंड इस तरह से हमने यहाँ पे सारे गैमीट्स को मेंशन कर लिया। बात समझ में आ गई? यस और नो? हाँ। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया है वो किस तरह का रिजल्ट आया, अब वो जरा देख लेते हैं। सो कैन यू सी व्हाट काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर हियर? कुछ यहाँ पे हमारे पास पेरेंट्स के जैसे आया, बिल्कुल येलो एंड राउंड। ठीक है, येलो एंड राउंड। कुछ आए हैं हमारे पास थोड़े से पेरेंट से अलग, येलो और रिंकल्ड भी हमको यहाँ देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या आए हैं यहाँ पे? इसके अलावा वी कैन सी ग्रीन एंड राउंड, ये भी पेरेंट से थोड़े से अलग हैं। फिर हमको यहाँ मिले ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो बच्चों आप यहाँ पे मुझे अब जल्दी से काउंट करके बताओ कौन से कितने कितने यहाँ पे दिख रहे हैं। येलो राउंड कितने हैं यहाँ पे? येलो राउंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Am I right? So how many yellow round are there? Yellow round are 9. Is it clear? How many are yellow and wrinkled? 1 2 and 3। दिख रहा है सबको? तो 3 है आपके येलो और रिंकल्ड। हाउ मेनी आर ग्रीन एंड राउंड? बच्चा ग्रीन और राउंड कितने हैं यहाँ पे? 1 2 एंड 3। ये हो गए आपके ग्रीन एंड राउंड। ओके, हाउ मेनी आर ग्रीन एंड रिंकल्ड? ग्रीन और रिंकल्ड कितने हैं भाई? हाँ, ग्रीन और रिंकल्ड कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशो यानी जो बाहर से दिख रहे हैं उसका रेशो कितना आ रहा है? व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशो हियर? जल्दी बता दो, फिनोटिपिक रेशो क्या आ रहा है? क्विकली टेल एवरीवन, द फिनोटिपिक रेशो इज 9:3:3:1। यही आ रहा है, 9:3:3:1। सो दिस इज योर फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा यहाँ पे? फिनोटिपिक रेशो। क्लियर हुई ये बात? यस और नो? हाँ, सबको समझ में आ गया? ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जीनोटिपिक रेशो। अगर यहाँ पे हम इसी तरह अगर जीन्स की तरफ मूव करते हैं कि जीनोटाइप कितने अलग अलग तरह के हैं, तो आप लोग ये वाला काम खुद से करेंगे। अगर आपको इसको रीचेक करना है सो डू इट बाय योरसेल्फ। आप अलग अलग तरह की जीनोटाइप्स यहाँ देख सकते हो। एक ये बिल्कुल अलग है, दिस इज 1। ठीक है, ये 2 तरह के जीनोटाइप्स हो गए, राइट? दिस इज 2। ओके, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और कहीं दिख रहा है इस तरह का? नो। सो लेट्स राइट डाउन हियर 1:2। नेक्स्ट, क्या आपको ये वाला कहीं और दिख रहा है? यस। और कहीं है ये? नो। सो दिस इज अगेन 2। देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सो दिस इज हाउ मेनी? ये दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। हाउ मेनी? 4। क्लियर? देन कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर, ये दोनों एक जैसे हो गए। दिस इज अगेन 2। ठीक है, देन दिस 1 2। हाउ मेनी? 2। ओके, देन ये ऐसा कोई और है? नहीं, 1। ये हो गया, ऐसा कोई और है? नहीं, 1। ऐसा कोई और है? नहीं, 1। सो ये जीनोटिपिक रेशो रहता है। आप लोग दोबारा से इसको करके देख सकते हो। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। इसको रीअरेंज करके लिख रही हूँ ताकि याद करने में आसान रहे। 1:2:2:1। ठीक है, 1:2:2:1, देन 4, देन 1:2:2:1।
तो हम कुछ इस तरह से अपने इस जीनोटाइप को रीअरेंज करके लिख सकते हैं और ये हमें याद करने में भी आसान रहेगा। 1-2-2-1-4-1-2-2-1, ठीक है। ये मैंने इसीलिए रीअरेंज किया ताकि ये याद करने में आसानी हो। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। डन, 4 हो गया। क्लियर हो गई ये बात। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर जीनोटिपिक रेशो। ये क्या रहता है बच्चे आपका जीनोटिपिक रेशो। क्लियर हो गई ये बात सभी को? यस और नो? हाँ, आ गई ना, सबको समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। सो दिस यहाँ पे जो हमें रिजल्ट देखने को मिला है, सो दिस इज योर फिनोटिपिक रेशियो एंड दिस इज योर जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट देखने को मिला है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो F2 जनरेशन आई है ना, जो नई जनरेशन आई है, वहां पे हमें पेरेंट से हटकर भी ऑफस्प्रिंग्स दिखे हैं। यानी कि जो यहाँ पर येलो राउंड है, जो यहाँ पर येलो राउंड है, ये तो एकदम पेरेंट के जैसी है। दिस इज अ पेरेंटल जनरेशन, है ना, इट रिजेंबल्स पेरेंट्स। पेरेंट्स थे हमारे पास येलो राउंड। सिमिलरली हमारे पास ग्रीन रिंकल्ड भी पेरेंट्स थे। पर जो ये बीच के यहाँ पर दो और तरह की वेराइटी दिखी है, येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड, ये एकदम क्या है, ये एक नई वेरिएशन आ गई पेरेंट से हटके, है ना। दीज आर द न्यू वेराइटीज, रिकॉम्बिनेंट वेराइटीज। इसको हम नॉन पेरेंटल ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं कि ये पेरेंट से रिजेंबल नहीं करी, पेरेंट से हटके यहाँ पे कैरेक्टर्स आए हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है भाई? येलो तो राउंड के साथ था, है ना, ग्रीन रिंकल्ड के साथ था पेरेंट के अंदर, पर ये नई कॉम्बिनेशन कैसे बन गई? द रीजन बीइंग कि जो पेरेंट्स के अंदर ये दो कैरेक्टर्स थे, है ना, ये ग्रीन और रिंकल्ड, यानी सीड का कलर और शेप, ये आपस में दोनों लिंक्ड नहीं थे, चिपके नहीं हुए थे। दोनों अलग अलग क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। यानी कि जब ये गैमीट्स के अंदर जाते हैं तो ये अलग अलग जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं जा रहे। और यही रीजन है कि ग्रीन ने आपके राउंड के साथ कॉम्बिनेशन बनाया और येलो ने रिंकल्ड के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाया। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसी को थोड़ा सा हम आगे एज अ लॉ पढ़ते हैं। सो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने अपना थर्ड लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिया था, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। एंड व्हाट डज इट स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट based upon such observations on the dihybrid crosses, Mendel proposed the second set of generalization and इसको हम मेंडल का लॉ बोलते हैं ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली अलग अलग जीन्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के अंदर अगर वो दोनों जीन्स प्रेजेंट है तो अगली जनरेशन में भी वो दोनों दिखेंगे, जरूरी नहीं है। वो उस जनरेशन में स्किप भी कर सकते हैं। और यही रीजन है कि हमें नई जनरेशन में वैरायटी दिखती है, वेरिएशन दिखती है, क्योंकि जीन्स आपस में एक दूसरे के साथ चिपक कर नहीं जाते। बात समझ में आई? जीन्स एक दूसरे से अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। असॉर्ट का मतलब होता है अलग, छटना, छट के जाते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास एक मिक्सचर है, ठीक है, बहुत सारे बीड्स का, आपके पास कलरफुल बीड्स हैं, आपके पास वहां ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है, ठीक है। तो वहां पे जब उसको वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो एज इट इज जाएगा, वहां पे कुछ नया कॉम्बिनेशन भी जा सकता है। The law states that when the two pairs of the traits are combined, जब भी कोई दो पेयर ऑफ ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स का कोई भी दो पेयर कंबाइन होते हैं, तो इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। तो वहां पे जो सेग्रीगेशन हो रहा होता है, जब वो अलग हो रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके सेग्रीगेट होते हैं।
एक दूसरे के साथ नहीं होते। बात समझ में आई? अगर येलो और राउंड है, ये दो पेयर हैं, ठीक है, दीज आर द टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स विच आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, ये एक हाइब्रिड में कंबाइंड है। लेकिन जब ये सेग्रीगेट होते हैं तो ये अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं, येलो अलग रहेगा और राउंड अलग रहेगा, है ना। अब चाहे तो ये उस नेक्स्ट जनरेशन में शो हो या ना हो, वो फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे राउंड भी उसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। बात समझ में आई सभी को? हाँ, क्लियर हो गई ये बात? यस और नो? ठीक है, ऑल राइट। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? देखो, अभी तक मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ बात की थी फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, जिसको अब आज के टाइम में हम लोग जीन्स समझते हैं। बट लेटर ऑन जब बहुत ज्यादा आगे स्टडीज हुई और भी नए नए साइंटिस्ट ने इन टॉपिक्स के बारे में जांच पड़ताल करनी स्टार्ट की, तो लेटर ऑन ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जो वहां पर पास ऑन हो रहे थे वो सिर्फ जीन्स नहीं हो रहे थे बच्चे, वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम पास होता है। गैमेट्स के अंदर खाली जीन्स नहीं जा रहे, खाली फैक्टर्स नहीं जा रहे, बट एंटायरली क्रोमोसोम्स जाते हैं, पूरा का पूरा आपका क्रोमोसोम वहां पे जाता है। एंड ये स्टडीज की गई थी बाय द अदर 3 साइंटिस्ट जिनका नाम है डी राइस, कॉरेंस एंड शर्मा। तो इन्होंने क्या स्टडी किया? इंडिपेंडेंटली, मतलब इन्होंने मेंडल से हटके कुछ अलग से अपनी तैयारियां की, कुछ अलग से मेंडल के जो रिजल्ट्स थे उनको रीडिस्कवर करने की कोशिश की। एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस। इसके यहाँ पे इनकी जो स्टडीज है उससे क्या पता चला कि भैया न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डायरेक्टली पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दैट अपीयर टू बी डबल। और ये भी क्या थे? बिल्कुल डबल थे। जैसे कि आपके किसी भी जीन के अंदर 2 अलील्स होते हैं, उसी तरह क्रोमोसोम्स भी एक पेयर रहता था, ठीक है। क्रोमोसोम का भी हमेशा एक इस तरह से पेयर रहता था, और ये पेयर हमेशा सेल डिवीजन से पहले रहता था, है ना। ये हमेशा सेल डिवीजन से पहले रहता था, बिफोर सेल डिवीजन। और जब आपका सेल डिवाइड कर जाता था तो डिवाइड करने के बाद में गैमेट्स के पास इंडिविजुअली एक एक सिंगल क्रोमोसोम आ जाता था, ठीक है। सेल डिवीजन के बाद में क्या होता था? ये एक एक सेल के पास एक एक क्रोमोसोम आ जाता था। बात समझ में आई? तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना कि ये जो जीन है, गैमेट्स के पास एक एक अलील जाता है, सो एक्चुअली इट वाज कैरिड ऑन दिस क्रोमोसोम ओनली। ये इसी क्रोमोसोम पे कैरी होके आगे पास हो रहा है। बात समझ में आई? तो ये सारी स्टडीज बाद में की गई और बाद में पता चला कि कुछ इस तरह का रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरी साइंटिस्ट की बदौलत हुआ। आगे इसमें और डिटेल में जब स्टडी की गई तब पता चला कि दैट सटन एंड थियोडोर बोवेराय, ठीक है, आपके जो वॉल्टर सटन थे और थियोडोर बोवेराय थे, इन्होंने ये नोट किया दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। यही मैंने आपको पिछली इमेज में अभी बताया कि जो जीन्स हम अभी तक मान रहे थे ना कि एक जीन है, उसने एक कैरेक्टर को लेके चल रहा है और गैमीट्स के अंदर उसने उस कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट एक्चुअली में वो जो जीन था, वो जो बिहेवियर ऑफ जीन था, वो एक्चुअली बिल्कुल क्रोमोसोम के पैरेलल चल रहा है भाई। वही सेम चीज क्रोमोसोम भी कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जीन नहीं पास हो रहा बल्कि क्रोमोसोम पास हो रहा है, और जीन उस क्रोमोसोम के अंदर है। बात समझ में आई? सो इट वाज एंटायरली द क्रोमोसोम। अब ऐसे मानो कि कोई ट्रक है, ठीक है, मान लो कोई आपका पार्सल आता है, आप ऑर्डर करते हो ना, दिन रात ऑर्डर करते हो आप लोग, Amazon, फ्लिपकार्ट, है ना, कुछ कुछ मंगाते रहते हो। तो बेसिकली क्या है, आपने पार्सल मंगाया, आपका पार्सल आ रहा है मुंबई से दिल्ली तक, ठीक है, मान लो। तो मुंबई से दिल्ली आपका पार्सल आ रहा है, तो आपके घर पे तो आपका पार्सल ही आएगा, है ना, और वो आया भी मुंबई से दिल्ली है।
पर क्या वो पार्सल उड़ के आया, हाँ, ये चल के आया, बताओ, ये नदी पार करके नहीं ना, आपके दरवाजे तक उसको लाया गया। कैसे? वो किसी व्हीकल के थ्रू आया, ट्रक्स में लोडिंग होती है सामान की, वो ट्रक चल के आया और उसने कहीं वेयर हाउस में दिया आपके नजदीकी और फिर वो आपके घर पहुंचा। तो मुंबई से दिल्ली का सफर जो हुआ है वो पार्सल ने खुद नहीं किया, वो किसने कराया? ट्रक ने। सेम चीज, बिहेवियर दोनों का सेम है। ट्रक भी क्या हो रहा है, मुंबई से दिल्ली आ रहा है, पार्सल भी मुंबई से दिल्ली आ रहा है, पर आपके पास पहुंच क्या रहा है? पार्सल। और उसको पहुंचाने वाला कौन? ट्रक। अब यहाँ पे इसी को समझ लो ऐसे कि जीन जो है वो किसी भी सेल से गैमीट में डिवाइड होके जा रहा है, पर जा किसके थ्रू रहा है? क्रोमोसोम के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ क्रोमोसोम आपका वही ट्रक है, तो उसको लेके कौन जा रहा है? क्रोमोसोम। इसीलिए दोनों का बिहेवियर एकदम पैरेलल रहता है। बात समझ में आ गई सभी को? तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, और ये सेम डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से उठाया गया है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। सो द टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स। सो बेसिकली क्या होता है, जो आपके जो जीन्स होते हैं ना वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या चीज है? सो बेसिकली आपके फॉर एग्जाम्पल हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो सेट रहता है, जो कि हर सेल में मिलेगा। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, है ना। और इस 46 क्रोमोसोम्स में आपके बेसिकली 23 क्या रहते हैं? होमोलोगस पेयर्स। आपके 23 होमोलोगस पेयर्स यहां रहते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका क्रोमोसोम नंबर 23, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल सेम दिखेंगे, सेम जीन्स कैरी करेंगे, बट जो आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं यानी जो अलील है वो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी मान लो कि यहाँ पे कैपिटल टी कैरी हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है स्मॉल टी कैरी हो। बात समझ में, अब समझ में आ रही है? तो यही आपके कैरी करते हैं ऑल्टरनेट पेयर्स, ठीक है, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसी तरह के आपके ऐसे और भी होमोलोगस पेयर्स रहेंगे टिल योर क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। बात समझ में आई? ऑल राइट। सो ये बेसिकली यहाँ तक रहते हैं, आपके क्रोमोसोम नंबर 2 तक रहेंगे, क्योंकि इसके सॉरी क्रोमोसोम नंबर 1 तक ही रहेंगे। ये आपका 22 रहता है, क्योंकि जो आपका लास्ट वाला पेयर है ना 23rd पेयर, वो क्या होता है? वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सो वो इनसे अलग रहेगा, तो या तो वो XX रहेगा इन द केस ऑफ फीमेल्स, या XY रहेगा इन द XX रहेगा इन द केस ऑफ फीमेल्स, और XY रहेगा इन द केस ऑफ मेल्स। तो 1 से लेके 22 तक जो क्रोमोसोम्स है वो मेल और फीमेल में एग्जैक्टली सेम होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम्स भी कहते हैं। सो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है। सो यही आपके होमोलोगस पेयर्स हैं। बात समझ में आई? they are carrying a gene pair, एक जीन को कैरी करते हैं जिसमें 2 अलील्स रहते हैं, एंड इट कैन बी होमोलोगस जीन, इट कैन बी हेट्रोजिनस जीन, डिपेंडिंग कि वहां पे अलील्स सेम है या डिफरेंट है। ये स्टडीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये एनोटेशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दी थी। बात समझ में आ गई सभी को? अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है। जब आपकी सेल डिवीजन होती है, ठीक है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ये आपका G1 फेज दिखाया, ये G2 फेज दिखाया। अब आपकी यहाँ पे क्या हो चुकी है? रेप्लिकेशन हो चुकी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? यहाँ सेल डिवीजन चालू हो गई, ठीक है, सेल डिवीजन चालू हो गई यहाँ पे। सेल डिवीजन में दिस इज मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है? ये क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है। जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, एंड दे आर अबाउट टू सेपरेट नाउ, ठीक है। जब ये सेपरेट होते हैं दे कम अंडर दिस फेज। सो यहाँ से आपके 2 सेल्स आएंगे, एंड अभी भी इनका नंबर क्या है? 2n, ठीक है। अभी भी ये इनका नंबर क्या है? 2n। दे आर हैविंग बोथ द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर meiosis 2? अगेन the new cells are formed, no, ठीक है।
again the new cells are formed. So this is how you will get finally haploid cells. ये आपको यहाँ पे इस तरह से haploid cell मिल जाते हैं, haploid germ cell मिल जाते हैं, and you will see that all of these cells are having a different what, आपको अलग अलग यहाँ पे जीन्स की जो आपके कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स है वो देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम योर पेरेंट सेल. ये आपका पेरेंट सेल था, ठीक है, ये पेरेंट सेल था. यहाँ पे अब इसको ना हमने कलर से दिखा दिया इंस्टेड ऑफ द जीन पेयर्स. बार बार कंफ्यूजन होगी ना कि कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन सा क्या. हमने अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को अलग अलग कलर से यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है. मान लो ये वाले पे एक ट्रेट है, ये वाले पे एक ट्रेट है, ये वाले पे एक, ये वाले पे एक. क्योंकि ये दोनों होमोलोगस हैं, ये भी होमोलोगस हैं, तो इनके पास एक तरह का जीन है बट विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैरिंग capital T and this is carrying small t and this is carrying your red color flowers and नहीं हम अगर P की बात करते हैं तो हम पर्पल ले लेते हैं, ठीक है. कुछ भी XYZ हम ले सकते हैं यहाँ पे. वी कैन ऑल्सो टेक द सीड कलर वाला एग्जाम्पल ले लो यार दोबारा से, ठीक है. अभी आप लोगों ने पढ़ा तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी उसको समझने में. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वही सेम ले लेते हैं हम. यहाँ पे सीड का येलो कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर. ये इसमें राउंड कैरी कर रहा है और ये वाला होमोलोगस पेयर रिंकल्ड, ठीक है. तो जब ये सेपरेट हुए आपका, जब ये सेपरेट हुए तो ग्रीन रिंकल्ड के साथ आया है, ठीक है, एंड येलो राउंड. ये इस तरह के आपके गैमीट्स बने हैं, राइट. फर्दर जब ये जर्म सेल्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे, सो दे आर हैविंग द डिफरेंट व्हाट, ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है. ये अलग अलग यहाँ पे आपके गैमीट्स आ गए. अब ये जर्म सेल्स जब भी फर्टिलाइज करेंगे, है ना, और जब इनकी फर्टिलाइजेशन के बाद नई जनरेशन आएगी तो ये यहाँ पर नए कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. बात समझ में आई? ये यहाँ पर नए कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. ग्रीन रिंकल्ड जो है उसकी जगह आपको राउंड और रिंकल्ड भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने अभी पीछे एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है. तो अब जो यहाँ पे ये गैमीट्स के पास दो दो कैरेक्टर्स आया ना बच्चे, दे हैव सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली. यहाँ पे जो सेग्रीगेशन हुआ है वो इंडिपेंडेंट हुआ है. बिल्कुल कैसा, बिल्कुल वैसा जैसा हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, पर वहां हमने एक्सप्लेन किया था उसको जीन के थ्रू कि जीन्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं. बट यहाँ हम उसको कैसे समझ रहे हैं कि एक्चुअली में क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं, पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहा है. तो इसका मतलब जो आपके जीन्स को बेसिकली आगे नई प्रोजेनी में लेके जा रहा है वो आपका क्रोमोसोम लेके जाता है. तो जो नेचर अभी तक हमने जीन्स का पढ़ा था वो एक्चुअली में क्रोमोसोम का होता है. आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है. मैं एक ही बात को 5-6 बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि अगर एक बारी में नहीं समझ में आ रहा तो 3-4 बार और सुन लोगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है. बात क्लियर हो गई? यस और नो सबको क्लियर होगी ये बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बारी कि दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है. तो एक जीन और एक क्रोमोसोम के बीच में क्या पैरेललिज्म चल रहा है. मेंडल का फैक्टर यहाँ पे और कुछ नहीं है बल्कि आपका जीन है. तो इतनी देर से जो मैम आपको एक्सप्लेन करी है ना कि जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम है, ट्रक और पार्सल का बिहेवियर सेम है. जाएगा वो मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, तो जाएगा तो भाई ट्रक में ही बैठ के, पार्सल अपने आप नहीं आएगा. तो पार्सल और ट्रक का बिहेवियर हमेशा पैरेलल चलेगा, ठीक है. उसी को समझ लेते हैं यहाँ पे. अलील्स ऑफ अ फैक्टर अकर इन पेयर, ठीक है. जो अलील्स होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं, तो भाई वो तो क्रोमोसोम्स में भी हो रहा है. तो ये एकदम सिमिलैरिटी हो गई दोनों के बीच में, है ना. दोनों हमेशा पेयर में अकर होते हैं. ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अकर होते हैं और यहाँ पे
दो अलील्स रहेंगे जो कि एक जीन बनाते हैं। बात समझ में आई? सिमिलर और डिसिमिलर अलील्स ऑफ अ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट का फॉर्मेशन। तो जब भी आपका जीन है ना, चाहे वो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, तो गैमीट्स के फॉर्म में जब भी वो सेपरेट होते हैं तो दोनों के पास एक सिंगल गैमीट जाता है। ठीक है, दे सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान वो सेपरेट होंगे ही होंगे, चाहे वो सेम पेयर हो चाहे वो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील हो। ये बात समझ में आई? अब क्रोमोसोम्स के केस में क्या है? क्रोमोसोम्स के केस में आपके पास इस तरह के होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहते हैं, है ना। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपका पेरेंट सेल है। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तो आपके पास क्या आता है बच्चे? आपके पास इस तरह से ये मियोसिस 1 में होता है, एक एक क्रोमोसोम आ जाएगा। एंड मियोसिस 2 के बाद, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, स्पेस कम पड़ गई। I'll redraw it so that I can also draw the other cells here. Okay? एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे। तो जब मियोसिस 1 होगा तो आपके पास ये 2 सेल आएंगे। ठीक है, फिर मियोसिस 2 होगा तो आपके पास फाइनली इस तरह के 4 सेल आएंगे। यही होता है मियोसिस 2 के एंड पे, है ना। आपके पास 4 इस तरह के सेल्स आते हैं जिनके अंदर इस तरह के हैप्लॉइड कंटेंट रहता है। ये देखो, ये आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, पहले ये फर्स्ट मियोसिस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, इनकी सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ एक एक गैमीट के पास आती है, सिर्फ एक एक सिस्टर क्रोमैटिड। बाद में इस सिस्टर क्रोमैटिड के थ्रू ये इसको दोबारा से कंप्लीट कर लेते हैं। वो सब आपने मियोसिस में पढ़ा है क्लास 11th में। अगर आपको मियोसिस माइटोसिस में अभी भी कोई डाउट है ना, तो आप मुझे बता सकते हो। आई कैन टेक अ शॉर्ट सेशन, शॉर्ट क्लास ऑन स्पेसिफिकली दिस टॉपिक। ये बात सबको यहाँ पे क्लियर हुई, समझ में आ गई? हाँ। सो एट द एंड यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी आपके पास गैमीट्स के पास क्रोमोसोम्स इस तरह से सेपरेट होके आए। तो ये भी सेम इसी की तरह यहाँ पे पैरेलली चल रहा है। ये पैरेललिज्म ही है बेटा, जो चीज यहाँ दिख रही है वही क्रोमोसोम में भी दिखी है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, मेंडेलियन फैक्टर्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जो मेंडल के फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो जीन्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने देखा था आपके राउंड और रिंकल्ड वाले केस में, डाइहाइब्रिड केस में देखा था हमने। डाइहाइब्रिड वाले केस में वहां पे हमें पेरेंट से हटके नई कॉम्बिनेशंस दिखी थी। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स के केस में क्या होता है, ऐसे ये सेम चीज होती है कि नहीं? हाँ भाई होगी, क्योंकि ये जो आपके जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स पे ही तो कैरी हो रहे हैं। So the paired chromosomes can separate independently during meiosis, but the linked genes in the same chromosome normally do not assort independently. देखो, एक बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से नोट करना। एक डिफरेंस यहाँ आया है थर्ड पॉइंट में। दिस इज द ओनली डिफरेंस विच इज सीन बिटवीन योर फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स। क्या? कि जीन्स तो बेटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ठीक है, आपका कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ये मान लो आपके अगर गैमीट्स हैं, यहां से गैमीट्स कैसे आते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ऐसे ही होता है। ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे ये न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म करते हैं, ये इस तरह के न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। सारे के सारे जीन्स जो हैं, वो फैक्टर्स जो हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं।
इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। बट इस केस में क्या है, आपके क्रोमोसोम्स तो सेपरेट होते हैं, है ना। जैसा कि इस डायग्राम में हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स तो देखो सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये आपका जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेट हो गए, है ना। जर्म सेल्स के पास एक एक सिस्टर क्रोमैटिड चला गया लास्ट में। लेकिन ये क्या गारंटी है कि इन सभी जर्म सेल्स के पास में अलग अलग अलील्स भी गए हैं? इसकी कोई गारंटी है? अब आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है? मान लो इसके पास अगर कोई जीन था कैपिटल टी, इसके पास अगर स्मॉल टी, ठीक है, और यहाँ पे था आपका राउंड, यहाँ पर था आपका रिंकल्ड, तो ये तो चले गए, अलग अलग हो गए, सेपरेट। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया? एक्सेप्शन इसलिए आ गया बच्चे कि एक क्रोमोसोम पे सिर्फ एक अलील या एक जीन तो नहीं होता ना। हाँ, एक क्रोमोसोम पे एक अलील या एक जीन तो नहीं होता, बल्कि ज्यादा होते हैं, ठीक है। इट इज हैविंग मल्टीपल जीन्स, मल्टीपल एलील्स। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ पर राउंड या रिंकल्ड, ठीक है, या जो आपका शेप का और सीड का कलर का वो एक साथ चला गया, वो इतने पास पास थे एक दूसरे के, मैं इसको भी थोड़ा सा पास ही बना देती हूँ, वो आपस में एक दूसरे के इतने पास थे कि वो सेपरेट ही नहीं हो पाए, और वो एज इट इज पास ऑन हो गए। वो एक ही क्रोमोसोम पे लिंक्ड थे दोनों के दोनों। बात समझ में आई? तो इसलिए ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, और इसको हम बोलते हैं लिंकेज। इसी को हम बोलते हैं लिंकेज। इसके बारे में हम आगे आपको और डिटेल में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इसी को समझते हैं। सो हियर द पेयर्ड क्रोमोसोम्स कैन सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग सेपरेट होंगे फॉर श्योर, बट द जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम, जो सेम क्रोमोसोम पे जीन्स है, वो जरूरी नहीं है कि वहां पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो बहुत पास पास लिंक्ड होंगे ना बेटा, तो एक प्रोसेस रहता है क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है। तो उस क्रॉसिंग ओवर के टाइम ही ये चीज डिसाइड होती है कि वहां पे वो एक दूसरे से अलग होंगे या नहीं होंगे, जीन्स एक दूसरे से अलग होंगे या नहीं होंगे। अगर तो वो आपस में फिजिकली बहुत ज्यादा क्लोज है, तो द चांसेस आर देयर दे विल नॉट बी सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। हाँ, अगर फिजिकली उनका डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है ना, काफी दूर दूर है तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे वो लोग वहां पे सेपरेट हो जाते हैं। एक कियास्मेटा बनता है ना, एक्स शेप्ड, याद है? जब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से क्रॉस ओवर करती हैं और एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, तभी तो वेरिएशन आती है मियोसिस के अंदर। याद आ रहा है सभी को या भूल गए? हाँ, कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th ऑल्सो। हाँ, ठीक है, जो क्लास 11th में जो पढ़ते हो उसको भी रिवाइज करते रहा करो साथ साथ। देखो, ये आपकी दो पॉसिबिलिटी शो की हुई है कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइम पे। तो जो पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था उसमें मैंने ये दिखाया था ये वाला, कि यहाँ पे जो यहाँ पे पेरेंट के पास थे क्रोमोसोम्स, आपके पास गैमीट्स के पास भी वही सेम एज इट इज देखने को मिले। ऑरेंज के साथ ग्रीन था, ऑरेंज के साथ ग्रीन, येलो के साथ रेड, येलो के साथ रेड, यानी कि यहाँ पे अलग अलग ये कैरेक्टर्स जो थे ना, जो पेरेंट के पास थे वही जर्म सेल्स के पास एज इट इज आए हैं। बात समझ में आई? ठीक है, मान लो येलो राउंड, ठीक है, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड। ओके, कुछ भी XYZ आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ओके, दो ट्रेट्स हैं ये, पर जरूरी नहीं है कि ये एज इट इज पास हो। यहाँ पर मियोसिस के बाद जब रिकॉम्बिनेशन होती है ना, तो नए रिकॉम्बिनेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। आपका कुछ इस तरह का भी एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है,
और वो एज इट इज फिर जर्म सेल्स में पास ऑन होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। So one long orange and short red chromosome and long yellow and short green chromosome at the same pole, ये भी सेम पोल पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगेन ये किस पे डिपेंड करती है कि जीन्स आपस में कितने पास में हैं। So now the Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. तो सटन एंड बोवराई ने ये यहाँ पे बता दिया कि एक्चुअल में जो जीन्स की सेपरेशन हो रही है वो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन की वजह से वहां देखने को मिल रही है। Sutton united the knowledge of the chromosomal segregation with Mendelian principles and called the chromosomal theory of inheritance. बच्चों देखो ध्यान से सुनना, क्या बोला है यहाँ पे। अब सारा क्रेडिट सटन एंड बोवराई ने ले लिया, ठीक है। तो जो मेंडल ने इतना महान काम करा था, बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ ये देख लिया कि ये जो एक्चुअल में इनहेरिटेंस हो रहा है, अभी तक मेंडल ने जो बताया वो एकदम सही बताया था, बट एक्चुअल में ये जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स का मूवमेंट हो रहा था। एंड दिस वाज नेम्ड एज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। बात समझ में आ गई सभी को? व्हाट इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस? नाउ देयर इज अनदर थिंग जिसको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जो मैं इतनी देर से आपको एक्सप्लेन कर रही थी। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखना। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस की गई, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने की कोशिश की गई। कुछ इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय टी.एच. मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कॉमनली कहते हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म को लेने का पीछे का कारण ये था कि ये एक तो इजीली अवेलेबल होते हैं, इसको लैब में आसानी से ग्रो कराया जा सकता है, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत छोटी होती है, तो नई नई जनरेशन बहुत जल्दी आती है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करना इस पे आसान रहता है। ठीक है, एंड उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को समझने में और भी ज्यादा आसानी रहती है। एंड इसके साथ यहाँ पे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जैसे प्रोसेसेस को भी बहुत आसानी से समझा गया। सो दैट इज व्हाई दिस फ्रूट फ्लाई वाज कंसिडर्ड, एंड मॉर्गन ने इसके ऊपर काम किया और ये देखा, हाँ जी बच्चे ये देखा, देखो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है फ्रूट फ्लाई का, यहाँ पर उसके जीन्स को लिए गए हैं। तो बच्चों देखो ये एक क्रॉस दिखाया गया है आपका, दिस इज वन क्रॉस, दिस इज सेकंड क्रॉस। ठीक है, पहले हम फर्स्ट क्रॉस को अच्छे से समझेंगे। सेम एनसीईआरटी का क्रॉस है, तो आपको कुछ यहाँ पे मैंने अलग से नहीं पढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स कंसिडर किए गए थे, मेल के पास दो जो जीन है वो कौन से हैं, येलो और व्हाइट। ठीक है, सॉरी दिस इज अ फीमेल, फीमेल कुछ भी ले सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, तो जो फीमेल लिया गया है उस पे येलो और व्हाइट कलर की उसकी कैरेक्टर्स हैं, और यहाँ पे जो उसके कैरेक्टर्स हैं दैट इज वाइल्ड टाइप। ओके, दैट इज वाइल्ड टाइप। नाउ जब इनकी क्रॉसिंग हुई, आप एक और चीज यहाँ पे देखना बच्चे, दोनों का जो डिस्टेंस है वो काफी पास है ना, यहाँ पे जो दोनों का डिस्टेंस है वो काफी पास में है, एक दूसरे के काफी पास में है। तो जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में आपके पास आपको वाइल्ड टाइप भी मिला है। ठीक है, एंड अब ये जो वाइल्ड टाइप है इसकी क्रॉसिंग हुई किससे, अगेन येलो व्हाइट से, इसको दोबारा से क्रॉस करा दिया येलो व्हाइट से। फिर क्या हुआ, आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन आई पेरेंटल टाइप, इसमें आप देख सकते हो आपको 98.7% पेरेंटल टाइप्स दिख रहे हैं बच्चे, 98.7% पेरेंटल टाइप्स। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.3% है, बहुत कम। यानी कि यहाँ पे जो नए कॉम्बिनेशन है बहुत कम क्रिएट हुआ है, और ये एज इट इज पेरेंटल
यहाँ पे आपको टाइप ज्यादा देखने को मिला है इन योर F2 जनरेशन। तो द रीजन वॉज, क्यों यहाँ पे इतना ज्यादा आपको पेरेंटल टाइप दिखा है और रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है? ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन इज लेस। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर द रिकॉम्बिनेशन इज वेरी लेस हियर। द रीजन बीइंग, क्या रीजन है इसके पीछे क्यों लेस है? क्योंकि जो आपका ये जो क्रॉस है ना बच्चे, ठीक है, इसमें आप देखो जो ये आपस में जो ये जीन का डिस्टेंस था ये बहुत ज्यादा कम है। फिजिकल डिस्टेंस वाज वेरी लेस। फिजिकल डिस्टेंस इज लेस बिटवीन दीज टू जीन्स, हेंस दे आर लिंक्ड। लिंकेज यहाँ पे कैसा है? ज्यादा है। तो जिनके बीच में, जिन जीन्स के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, एंड दिस इज ओनली नोन एज लिंकेज। तो जितना ज्यादा लिंकेज होगा, लिंकेज जितना ज्यादा होगा, नए कॉम्बिनेशंस उतने कम बनेंगे। सो न्यू कॉम्बिनेशंस और रिकॉम्बिनेशन विल बी लेस, विल बी लेस। ये बात समझ में आ गई? यानी कि linkage is inversely proportional to your recombination। ये दोनों के बीच में यहाँ पे इस तरह का रिलेशन देखने को मिलता है। जितनी ज्यादा लिंकेज होगी, जितनी ज्यादा लिंक्ड जीन्स होंगे, उतनी रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिलेगी। सेम चीज आप क्रॉस बी में देख सकते हो। क्रॉस बी में उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा है, यानी लिंकेज कम है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप्स आए हैं वो 62% है और रिकॉम्बिनेंट्स थोड़े से ज्यादा बने हैं, तो इसीलिए रिकॉम्बिनेशन यहाँ ज्यादा देखने को मिला है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? यस और नो? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं आप। So Morgan attributed this due to the physical association or the linkage of the two genes. I have already told you. So this is all about कि कितना दूरी पर दो जीन्स आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, दो जीन्स के बीच का फिजिकल डिस्टेंस कितना है, एंड इसी को लिंकेज कहा गया है टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। ठीक है, मान लो आपका ये कोई भी क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर एक जीन ए है, एक जीन बी है। ठीक है, सिमिलरली ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पर जीन ए और जीन बी, तो दोनों में से किसका लिंकेज ज्यादा है? यहाँ पे लिंकेज इज लेस एंड यहाँ लिंकेज इज मोर। जितना ज्यादा फिजिकल डिस्टेंस उतनी लिंकेज कम, जितना क्लोज में है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, उतना लिंकेज ज्यादा। सो यहाँ पे अगर ये क्रॉसिंग ओवर में जाएगा तो द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज मोर हियर, एंड हियर द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज वेरी लेस। क्लियर हुई बात? हाँ, चलिए। सो एग्जैक्टली यही चीज बोली मॉर्गन ने, एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द जनरेशन। सो रिकॉम्बिनेशन इज बेसिकली नथिंग बट द न्यू वेराइटी व्हिच इज seen in the offsprings and it is exactly different from the parents। तो पेरेंट से हटके जो नए कॉम्बिनेशन हमें नई जनरेशन में दिखती है F2 में, दैट इज नोन एज योर रिकॉम्बिनेशन। क्लियर हुई बात ये? चलिए, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज के सेशन में हम लोगों ने काफी हद तक अपने जेनेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझ लिया है। आगे के टॉपिक्स और भी आसान हैं। आपको नेक्स्ट टॉपिक में सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन पढ़ाया जाएगा, डिसऑर्डर्स पढ़ाए जाएंगे। सो जो मेन कहानी थी वो यहीं तक थी, और ये पूरे चैप्टर का जेनेटिक्स का बेसिस है, सार है। यहाँ पे आपकी अगर ये वाली चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं तो आपको फर्दर आगे कभी भी जेनेटिक्स के जब आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे उन चीजों को समझने में और ज्यादा आसानी भी रहेगी, एंड यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है,
इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम छेड़ेंगे जब हम नीट चैनल पे चलेंगे नीट की तैयारी करने। अभी सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको इतना कंटेंट इनफ है, ठीक है। टॉपिक्स आप लोग जो है साइड बाय साइड एनसीईआरटी में देखते हो चलो आपके सारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एंड डू मेक द नोट्स एज वेल, ठीक है। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। आई हैव सीन स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर द नोट्स, सो आई विल प्रोवाइड इट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप लोग नोट्स वहां से ले सकते हो, बट मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगी कि अपने नोट्स खुद से बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी किताब लेके बैठा करो जब भी आप लेक्चर को पढ़ रहे होते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।